नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़के गुरुजी में। और आज हम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब भी आप अपने एकेडमिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनिशियली क्लास 6 या 7 में, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी बोर्ड में देखा है क्लास 6 में या किसी किसी में 7th में ही ये थ्योरम जो है आपको मिल जाती है। और ये थ्योरम यकीन मानिए आपका पीछा, आप अगर कोई भी बड़े एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, ठीक है, आप नीट जेई अगर एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं आगे चल करके बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको इसका योगदान मिलेगा। इसी पे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन ये भी अपना कहीं ना कहीं उसमें योगदान देता हुआ नज़र आएगा। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप अपने जीवन में कोई भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा यूट्यूब पे, तो आपको तकरीबन सैकड़ों वीडियोस मिल जाती हैं इसके ऊपर बनी हुई। हालांकि उन सैकड़ों में हमारी भी एक वीडियो अब बन रही है, लेकिन हमने इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा है जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि आखिर हमने इसमें क्या अलग बताया है, आपको क्या हमने एक्स्ट्रा आपको इसमें जानकारी दी है और क्यों ज़रूरी है ये थ्योरम। ये थ्योरम केवल आपके एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं है। जब भी आप जीवन में कोई प्रोफेशनल जॉब्स में जाते हैं, जैसे अगर आप कोई सिविल इंजीनियर बनते हैं, तो वहाँ वो बहुत यूज़ करते हैं इस थ्योरम का। या वैसे भी आप अपने देखते हैं जीवन में इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ आपकी डेली लाइफ में भी होता है। ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल अब बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों इसका नाम है, पाइथागोरस चीज़ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पाइथागोरस लिखा है, पाइथागोरियन लिख दिया मैंने, पाइथागोरस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस ये एक क्या है, फिलोसोफर है। कौन से फिलोसोफर? ग्रीक के दार्शनिक कह सकते हैं, ग्रीक दार्शनिक है या ग्रीक मैथमेटिशियन के रूप में भी जान सकते हैं आप इनको, कोई बात नहीं है। अगर आप समझना चाहिए गणितज्ञ के रूप में है कि जब भी कोई प्रमेय आती है, जैसे हम जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कोई सिद्धांत दिया है ना, E = mc²। ठीक है, और आप न्यूटन के कुछ लॉ पढ़ते हैं तो उनका किसके ऊपर नाम दिया जाता है? जिन्होंने खोजा उन्हीं के ऊपर नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रमेय की जो खोज है किसने की थी? पाइथागोरस जी ने की थी। और ये तकरीबन 570 ईसा पूर्व के आसपास की, अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो आज से तकरीबन 2500 साल पहले इस प्रमेय की खोज हो चुकी है। ठीक है, अब उसका हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में जो यूज़ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आपको पढ़ाया ही जा रहा है। अब ये बात आती है कि भाई साहब ये प्रमेय है क्या? ठीक है, बहुत लोग को पता भी होगा, बट अगर डेफिनेशन की बात करें, कोई आपसे परिभाषा पूछता है, क्योंकि हर चीज़ को परिभाषित किया गया है, तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि भाई पाइथागोरस की थ्योरम है क्या, तो वो बताइए मुझको क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा अगर मैं आपको ले चलूँ तो ये कहते हैं, डेफिनेशन पे ले जाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन पे अगर मैं बात करूं तो ये साहब कहते हैं कि भाई साहब फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। इसी को हिंदी में बात करूं, डेफिनेशन की यानी परिभाषा की बात करूं, तो कहते हैं भाई साहब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। ठीक है, यानी इसको मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नोट करके दिया है ब्रीफ में कि भाई फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। यहाँ पे के लिख देता हूँ, यहाँ की हो गया। ठीक है, के बीच संबंध, यानी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही समकोण, लाइन टू लाइन समझेंगे क्या है समकोण और ये त्रिभुज।
इस त्रिभुज की कोई क्वालिटी ही है समकोण, ठीक है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। जब भी आपसे कोई कहता है समकोण पर है कोई चीज़, तो उसका मतलब होता है वो 90 डिग्री पे है। अब त्रिभुज का जो बंटवारा हुआ है, जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज को जो है उनकी भुजाओं के आधार पर अलग बांटा गया है और कोणों के आधार पर अलग बांटा गया है। उसी में से एक वैरायटी है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, मैं इसका आपको यहाँ पर चित्र ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज आप बनाइए उसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, यानी समकोण होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री समकोण दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। मैं चाहे समकोण की बात करूं, यानी समकोण जो होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और समकोण को इंडिकेट कैसे करते हैं हम, ऐसे, ठीक है। जैसे जमीन है, ठीक है, एक जमीन है, आप घर के आसपास अपने देखें खंभे लगे हुए हैं और उस पर एक पोल लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम मानते हैं क्या ये 90 डिग्री पे लगा हुआ है, मानते क्या है एक्चुअली में, अगर आप एकदम प्रिसाइजली नापेंगे उसको तो हो सकता है थोड़ा 89 या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वो जो पोल है वो क्या होता है एकदम सीधे होता है। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ पर एकदम सीधी खड़ी है तो वो क्या मानी जाती है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये समकोण पर है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इसकी भुजा है, इस भुजा के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का। इसको इसी तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। यानी कि अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। और हमें, अगर आपने त्रिभुज पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, ये जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये बेचारा अकेले 90 लेके बैठ गया तो ये दोनों कितने होंगे, मिला करके क्या होंगे, ये मिला करके 90 डिग्री बनाएंगे, तभी तो 180 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पाइथागोरस साहब हैं, इन्होंने एक लिमिटेशन निकाल दी, लिमिटेशन यानी एक कंडीशन निकाल दी कि जो मेरी परमीय है भैया वो क्या होगी, वो यूज़ होगी केवल समकोण त्रिभुज में और कहीं नहीं यूज़ कर सकते आप। और समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। यानी आप गाड़ी लेने जाइए तो गाड़ी लेके आइए तो कहिए भाई पेट्रोल से चलने वाली आप गाड़ी मान लीजिए लेके आते हैं, तो उसमें डीजल या पानी डाल के नहीं चला सकते ना, क्यों, क्योंकि वो उसी हिसाब से बनाई गई है। सेम ये जो परमीय है वो परमेय भी क्या है, इसी हिसाब से बनाई गई है कि केवल समकोण त्रिभुज में काम करेगी, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। ये इसी को मैंने लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। यानी समकोण त्रिभुज को क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए। तो यानी कि यहाँ पर हमने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी कि भाई साहब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। अब भाई तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, कितनी भुजाएं होती हैं, तीन ही भुजाएं होती हैं, उनके बीच क्या संबंध है। अब यहाँ पर ये चीज़ जानेंगे कि पाइथागोरस साहब ने क्या संबंध बताया, ठीक है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में कुछ के नाम होते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में हर एक भुजा का अपना एक नाम है। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो एक नाम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे बना दूं, इस त्रिभुज को नहीं, कोई दूसरा इस तरीके से त्रिभुज बनाऊं, इस त्रिभुज में कहीं आपको दिख रहा है कोई 90 डिग्री का कोण लग रहा है, नहीं ना। आपको अगर देखेंगे तो ये कोई कोण आपको 90 डिग्री का लगा, बिल्कुल नहीं। भुजाएं तो इसमें भी तीन हैं, लेकिन कोई कोण आपका 90 डिग्री नहीं है। तो ये जो परमीय होगी पाइथागोरस जी की, वो इसमें नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़न यही होती है बच्चों में कि वो हमने एक त्रिभुज यहाँ बता दिया, ध्यान से चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनको बस एक फॉर्मूला बता दिया जाता है, उस फॉर्मूले पे सवाल सॉल्व करने बता दिया जाता है, वो उसी को लेकर के जुड़ जाते हैं। हमें जब किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना चाहिए, ठीक है, कि क्या इसके कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसके लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। हम इतना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाता है इसमें नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम अपना एक घंटों बर्बाद कर देते हैं बस छोटी सी जानकारी के लिए कि भैया इसमें लगेगा ही नहीं परमेय। क्या होगा, इसमें परमेय लगेगी ही नहीं। परमेय किसमें लगेगी, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जो ये भुजाएं हैं, चलिए इनका नामकरण कर देते हैं। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो भुजाएं क्या बनती हैं आपकी, ए बी
BC और AC। तो 3 भुजाएं आपकी कौन कौन सी बन गई भाई साहब? AB बन गई, BC बन गई और AC बन गई। ठीक है, AB BC AC क्लियर है। थोड़ा इस चीज़ को समझाने के लिए भी मैंने आपके लिए एक छोटा सा मैं कहूँ हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये पीस ऑफ पेपर लिया है, जिससे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई ये समकोण त्रिभुज है। देखिए मैंने बना दिया है, और इसका एक नाम होता है, इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। समकोण त्रिभुज के अलावा किसी और त्रिभुज में ये चीज़ें नहीं बोली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई लंब, आधार या उस तरीके से हम चीज़ें नहीं लेकर के आएंगे जिसमें ये लेकर के आते हैं। ठीक है, इस AC को, AB को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं लंब। हिंदी में लंब बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए BC को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं बेस, आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या होता है आपका? AC क्या होगा? देखिए AC कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सबसे लंबी भुजा है ना आपकी AC। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये जो ABC है ना, इसका नामकरण, इन भुजाओं का भी नामकरण सीधे सीधे कर दिया है, ABC। यानी इस भुजा को पूरे को मैंने A मान लिया है, इस पूरे को मैंने B मान लिया है, और इस पूरे को मैंने C मान लिया है। मैंने आपको ये लेंथ बता दी मैंने कि कितनी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने क्या माना? बेस, आधार मान लिया। सॉरी, ये आपका आधार है। अब ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज की, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ण। चलिए अब इसको समझने का तरीका कैसे है कि हम क्या समझें कि कैसे पता करें किसी समकोण त्रिभुज आपके पास आ गया, जब तो ऐसी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण है, इस तरह की चीज़ें आई हैं, मैंने यहाँ बता दिया तो आप आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा इस चीज़ को बदलता हूँ या मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए वो क्या रहा है कि भैया हमने आपको ये दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया। ठीक है, ये बताया हमने क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है भाई साहब? कर्ण है। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बदल देता हूँ, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अब बच्चे क्या है ना, पूरी तरीके से कंफ्यूज, शॉक्ड, वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। हालांकि जिन्होंने जानते हैं वो बेहतर है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता होगा। बट इसमें अगर मैं कहता हूँ भाई लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण क्या है, तो उनको लगता है कि यहाँ कर्ण था तो यहाँ ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो वो अपने तरीके से पहली गलती यही करते हैं कि वो इसमें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि क्या आधार है, क्या लंब है। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ देखिए मैंने इसको सीधे से ऐसे रखा है। ठीक, कभी भी हाइपोटेन्यूज चेंज होता ही नहीं है। ये हाइपोटेन्यूज है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इसको बेस बना दिया हमने। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा है ना कर्ण वाली, लेकिन इसको या तो ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है, या तो आप इसको इसको आपने ऐसे रखा है, इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, यानी कि इस वाले को ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या आती है पहचानने में कि पहचाना कैसे जाए कि भाई कौन सा जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। ठीक है, देखिए लंब और आधार में कभी भी कन्फ्यूज़न मत रखिए। अगर आपने गलती से लंब को आधार बोल दिया, यानी मैं इसको बोल देता हूँ चलो ये आधार है, ठीक है, ये लंब है, तब कोई गलती नहीं होगी आपसे, गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मान लीजिए आपने ऐसे रखा है,
इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कर्ण को कभी बदल नहीं सकते। अब कर्ण की पहचान कैसे होगी, तो कर्ण ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, इसके जस्ट सामने जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, ठीक है। यानी इसके सामने वाली भुजा ये देखिए हाइपोटेन्यूज होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, यानी यहाँ पर ये कर्ण होगी, यहाँ पर ये कर्ण होगी, ठीक है। यानी मैं कोई भी अगर डायग्राम दे दूँ या कोई भी डायग्राम आ जाए एग्ज़ाम में, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है कि भाई इसमें कहाँ हम क्या ढूंढें, ठीक है। मान लीजिए हमने आपको इस तरीके से दे दिया ये, ठीक है, ये और ये, चलो अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, कर्ण ढूंढना है। कर्ण कहाँ है आपका, हाइपोटेन्यूज कहाँ है, सीधी सी बात है, दो भुजाएं यहाँ पर ही 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यही बन रहा है ना, यहाँ और यहाँ तो बन नहीं रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, इसके जस्ट सामने आ जाइए, यानी ये भुजा क्या होगी आपकी, हाइपोटेन्यूज होगी। सिंपल सा है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ लिखी गई है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। इस वजह से मैंने आपको एक डायग्राम भी यहाँ बता दिया कि भाई अगर ये ऐसे है मान लीजिए, तो यहाँ बेस ऊपर चला गया है, आधार नीचे हो गया है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, इसके सामने क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। सेम ऐसे कर लीजिए आप, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, इसको ऐसे कर लीजिए, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, कैसे भी बना लीजिए इसको, ठीक है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। और दूसरी बात है पहचानने की कि जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी, सबसे बड़ी भुजा जो होगी समकोण त्रिभुज की, वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। अब इसमें संबंध क्या है, यही जो संबंध है वही पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ तक इतना बताने के बाद में अब हम मेन चीज़ पे आ रहे हैं, जो आपको डायरेक्टली बता दी जाती है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। वो साहब कहते हैं कि जो ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, यानी कर्ण क्या है आपका, इसको मैं ऐसे, हाँ ठीक है, ये AC है ना, ये जो AC है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर जो रहेगा वो बराबर होगा बाकी दो साइड्स के जो आपस में मिल रही हैं ना। कौन आपस में मिल रहा है, देखिए AB और BC, यानी AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होंगी। ये दिस इज द थ्योरम, यही आपकी प्रमेय है। ये काफ़ी जगहों पर यूज़ आती है, केवल आपके पेपर में नहीं कि भाई हमने यहाँ पर देखा कि एक चीज़ दिया है, दो चीज़ दी हुई हैं, तीसरी चीज़ हमें निकालनी है, तो हम इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल AB का स्क्वायर अगर आप करिएगा और BC का स्क्वायर करिएगा तो वो AC के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी थी, मैंने इसको A कहा था, इसको B, इसको C, तो सीधी सी बात है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो रहेगा वो C स्क्वायर के बराबर होगा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। यानी किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के, इनके, इसके और इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि सवाल बनते कैसे हैं, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। चलिए ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये कुछ भी है, AC ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये A भी मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी वैल्यू हैं दी गई हैं, A, B, C। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दो वैल्यू दी ही जाएगी उसमें, ठीक है। दो वैल्यू अगर आपको पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। ये दोनों अगर आपको पता है AB तो C निकाल सकते हैं, BC आपको पता है तो A निकाल दीजिए।
ए सी पता है आपको, बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दो वैल्यू यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ, ए को 3 मान लेता हूँ और बी को 4 मान लेता हूँ। चलिए, अब हमें ये नहीं पता है कि सी क्या होगा, तो सी पता नहीं है तो हम किसको याद करेंगे, पाइथागोरस जी को याद करते हैं। चलिए, तो सी जी साहब कौन है, पाइथागोरस जी हैं। तो इन्होंने पाइथागोरस ने कहा क्या था कि कर्ण है, सी क्या है आपका, कर्ण है, यानी कि सी का जो स्क्वायर होगा वो ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के बराबर हो कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, ए का स्क्वायर क्या कहता है, ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए आप यहाँ पर, 3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, 4 का स्क्वायर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए आप फटाक से, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 का स्क्वायर 16। सी का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पर, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और सी का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट 25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 की पावर 1/2। घातांक पढ़ाया है, जिसको अगर थोड़ा डाउट हो रहा है ना इन सब चीज़ों में, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट में आ जाता है, और जब इसका आप रूट निकालते हैं तो सी की वैल्यू आती है 5। ठीक है, बड़े एग्जाम्स में जाएंगे तो प्लस माइनस वाला भी एक थोड़ा सिस्टम आता है, लेकिन अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि 5 प्लस वाला ही रहते हैं। तो इसका जब आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना कि अगर भाई साहब ये दिया हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमें ए पता ही नहीं है, हमें बी पता है और सी पता है। अब ए को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इसके लिए तो कोई नियम ही दिया नहीं पाइथागोरस ने, उन्होंने बोला सी की स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। भाई साहब, अब इतना बता दिया तो हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना भाई, बराबर के इधर अगर आप मान लीजिए यहाँ से पाइथागोरस जी ने क्या कहा कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए आपको ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अगर ए स्क्वायर को मैं यहाँ रखूँ और बी को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ नया फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे ए की वैल्यू पता करनी हो अगर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए। अब ये लो नया फार्मूला, चाहे मान लो इसको आ गया, चाहे आपने उसी में से मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बट ये ध्यान रखना है कि आपको 2 वैल्यू कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी है 4 है तो मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ कितना आ गया, 25 माइनस 16 बराबर कितना आ गया, 9। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, √9 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 3। ठीक है, जिसको ये रूट ज़्यादा समझ में ना आता हो वो मेरे घातांक का वीडियो देख लेगा, उसमें मैंने बहुत कायदे से इसको बताया है। ठीक है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी कि अगर आपको इन सब में तीनों में से कुछ भी निकालना है तो जब आपको मैंने बहुत पहले बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी, वो डेफिनेशन क्या थी कि फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपने कोई भी ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल बोल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला उसमें। ठीक है, अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन अ ट्राइंगल बोल दिया आपने, पूरा यहीं से चौपट हो गया मामला, क्योंकि ये केवल राइट एंगल में ही लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है ये नियम, और इसके थ्रू आप किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप मान लीजिए, सीधी सी बात थी, आपको बी न दिया होता, ए की वैल्यू यहाँ 3 दी होती तो भी आप निकाल सकते थे। अब यहाँ से बी क्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। यानी कि जब तो आपको, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब तो आपको ये बड़ी वाली भुजा निकालनी है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब आपको अगर इन दोनों में से कोई निकालना है, ए बी और बी सी में से, लंब और आधार में से कोई निकालना है, तो क्या होगा, वो सी स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटा दीजिए, अगर बी स्क्वायर निकालना है तो बड़े वाले में से ही घट जाएगा, लेकिन जब बड़े वाले को निकालना होगा दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है।
चलिए छोटा मोटा प्रूफ देख लीजिए, इसका यूज भी बता देते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप इसको। अदर देन आपके जो एकेडमिक्स हैं उनके अलावा भी इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो आपकी प्रमेय ही है। ये मैंने यहाँ पर आपका एक प्रूफ के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा, एक मुझे एग्ज़ाम में एक ऐसे मिला हुआ था, इस तरीके से छोटा सा था, ऐसे खूब दूर तक आया था, ऐसे ये नुकीला सा इस तरीके का ट्रायंगल मिला था। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें ये मार्क बना रहता है राइट एंगल का, तो इसमें लग जाएगा। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मिलता है, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी ये दो जो होता है ना कि कुछ बच्चे के डाउट जो है ना, मतलब क्लास में अच्छे से डाउट्स आते हैं, तो उसमें एक बच्चे का डाउट था कि सर अगर उसमें दो एंगल राइट एंगल हो जाए तो क्या होगा। तो भाई साहब, दो एंगल राइट एंगल होते ही नहीं है पहली चीज़ तो, क्योंकि आपने ये पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 इसको दे दिए, इसको भी 90 दे दो, तो ये तो बेचारा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके पास कुछ है नहीं, तो ट्राइंगल बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो दो एंगल को 90 डिग्री आप दे नहीं सकते। ऐसे ऐसे डाउट्स भी आते हैं, तो अगर आपके दिमाग में भी ये कहीं डाउट्स क्लिक कर रहा हो तो उसको भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बनाया, हमने क्या माना भाई साहब, ये जो हाँ, ये हमने माना A है, ये हमने माना B है, ये C है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए तीनों दोस्त हैं, ठीक है। तीनों दोस्त का एक मकान बना लेते हैं यहाँ पर छोटा, इनका मकान बनाते हैं AC के साइज़ में, जितना इनकी भुजा है ना यहाँ पर, ये इसी साइज़ में यहाँ लंबा बना दिया हमने, और ये हमने यहाँ पर इतना ये मकान बना दिया A का, ठीक है। हमने यहाँ का B का भी मकान बना देते हैं, चलो B का भी मकान बना देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ C का भी मकान बना देते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो, ये तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन ये जगह खाली है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये गार्डन टाइप है, कोई छोटा मोटा आपको जगह खाली है, पूरा एरिया। ये A है, ये B है, ये C है। हमें ये पता है कि ये स्क्वायर में मैंने बनाए हैं इनके मकान। कैसे बनाए हैं? स्क्वायर में। स्क्वायर का एरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होती है, यानी ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये भी A भी A, ठीक है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये क्या होता है? ये A स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये पूरा एरिया क्या होगा इसका? A स्क्वायर होगा एरिया। इसकी बात करें तो ये पूरा क्या होगा? ये B स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा? ये C स्क्वायर होगा। अब पाइथागोरस जी का आप क्या कह रहे हैं कि भैया C स्क्वायर मिल गया, A स्क्वायर मिल गया, B स्क्वायर मिल गया, और सबसे बड़ी बात यहाँ ट्राइंगल मिल गया आपको। देखिए, तो ये जो ट्राइंगल मिल गया है ये वाला, तो इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लग ही जाएगी ना। तो अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये जो C है, यानी C का स्क्वायर, अब C का स्क्वायर कहता है पूरा एरिया। ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको क्या पता इससे लगता है कि भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर वही होता है इसका एरिया। यानी ये जो पूरा स्क्वायर है C स्क्वायर, ये क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर के। इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? अगर ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं पाइथागोरस जी? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो यहाँ पर ये मकान बनाए हैं इन लोगों के, ठीक है, ये जो इसका मकान बनाया है छोटे वाले इसके दोस्त का, A वाले का, प्लस में ये जो B वाले का आपने बनाया है, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे इस तीसरे वाले के, C वाले के, यानी किसके? कर्ण वाले के, ठीक है। तो ये एक प्रूफ के तौर पर बता रहा हूँ, ये प्रूफ है, ठीक है। कि ये कहते हैं भाई साहब कि A स्क्वायर जो है B स्क्वायर, यानी इसका एरिया पूरा, इसका पूरा एरिया, ये दोनों जो है बराबर किसके है?
ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्या ऐसा होता है? तो उससे पहले हम आपको एक छोटी सी यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि भैया ये जो एरिया है इसमें हमने पानी लिया हुआ है और जब उसको टर्न कर रहे हैं तो इन दोनों एरिया में बराबर बराबर फिल हो जा रहा है। यानी कि अगर आपने किसी ग्लास में पानी रखा हो, जैसे आप देखते हैं कि भी इस एरिया में पानी था और जब टर्न किया जाता है तो इसमें बराबर बराबर चला जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी कि ये और ये है, ये दोनों मिलाकर तीसरे के बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पर प्रूफ इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर है, बट जो मैथमेटिकल का एक्चुअल प्रूफ है वो आपको मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि हम एक ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको प्रूफ करेंगे और मैं प्रयास करूँगा कि कुछ इसकी एक तरीके से ना पिक्टोरियल तरीके से जो है आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपका ये बताया ना, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक छोटा सा ही, तो इस तरीके से भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको बना करके इसको दिखाया जाए, सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए कि कैसे इसका प्रूफ होता है। हालांकि सब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा इसी को प्रूफ किया गया है। बहुत सारे नियमों से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, बट एक छोटा सा प्रूफ मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ दिखाया था। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई। कुछ चीज़ें ध्यान में देने वाली बातें हैं जो बच्चों के अंदर ज़रूरी है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए परपेंडिकुलर। अगर आपने मान लीजिए गलती से, कोई बात नहीं, अगर आपने ये है चीज़ें, एक मैंने यहाँ पर बना दिया, आपने इसको लंब मान लिया, इसको क्या मान लिया, आधार मान लिया, ये कर्ण है ही। ठीक है, तो ये कर्ण आपको पता ही चल गया कि मैंने बताया राइट एंगल के सामने है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया। लेकिन गलती से आपने इसको कर्ण मान लिया, यहाँ पर ये कर्ण कर दिया और इसको आपने मान लिया लंब या कुछ भी मान लिया, तो कर्ण को आप कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपका उत्तर जरूर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा अगर आपने इसके हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज पहचानने के दो तरीके बता दिए, एक तो इसके सामने होता है और दूसरी सबसे लंबी भुजा जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाँ, यूज़ के बारे में आपको बताने वाला था, यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, पहली चीज़ तो जब आप टेक्नोमेट्री अगर पढ़ रहे होंगे और अगर नहीं पढ़े भी होंगे तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो पूरी टेक्नोमेट्री ही इसी बेस पे है। जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं आपको, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट मिलता है, वो सारा कुछ इसी पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड कर जाता है। ठीक है, जब आप आगे पढ़िएगा देखिएगा, और अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा सोचिएगा उसके बारे में कि क्या पाइथागोरस प्रमेय के बिना ये संभव था। जी बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं घर में, मान लीजिए आपने एक कमरा बनवाया इस तरीके से, ये कमरा बना दिया आपने ऐसे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई मैंने 10 बाई 10 का कमरा बनाया है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इसकी ये वाली लेंथ क्या है, इसकी कॉर्नर टू कॉर्नर लेंथ क्या है। अब ये लेंथ आपको अगर पता करनी है, ये 10 है, ये 10 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा। भाई यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया आपका, ठीक है कि नहीं बन गया। तो कहीं पर जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई रेक्टेंगुलर साइट है ऐसे, रेक्टेंगुलर मतलब एक आयत की तरह मान लीजिए कोई साइट ऐसे है, ठीक है। अब किसी इंजीनियर को ये पता करना है भाई साहब ये डायरेक्शन, ये इतना कितना लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ कितनी होगी। तो क्या अगर उसको पाइथागोरस प्रमेय पता है तो भाई ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, उससे वो मान लीजिए ये आपका कितना है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये 12 है, तो ये आपका कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा इस प्रमेय के हिसाब से, तो ये आपका आएगा कितना। कर्ण क्या होता है, इन दोनों भुजा, ये समकोण बन रहा है, ठीक है, ये कर्ण बन गया तो दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए अगर इसकी बात मैं करूँ, सी, इसको मान लेते हैं सी होगा ये, तो सी स्क्वायर की बात करूँ तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर का और 12 के स्क्वायर का योगफल होगा, ये होगा 25 और ये होगा 144, ठीक है। अगर सी की बात की जाए, सी स्क्वायर की, तो ये कितना आएगा, 169 आएगा, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो सी की वैल्यू आएगी √169, ये वैल्यू आएगी 13, यानी ये कितनी आ गई वैल्यू, 13 आ गई। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि भाई साहब ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगी।
तो लेंथ आपने बिना नापे इसको पता कर सकते हैं आप, कि नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके जो यूज़ हैं वो काफ़ी हैं। और जब हम कोई सर्वे में भी, या आप जो आपके यहाँ सिक्योरिटी कैमरा, आज के बहुत ज़्यादा कैमरे लग रहे हैं ना, वो भी पाइथागोरस प्रमेय पे काम करता है। हालांकि उस पर अब इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि इसका यूज़ हम बहुत जगहों पर करते हैं, अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट इसमें रह जाता है तो आप इसका बताइएगा क्या डाउट रह जाता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर, कि मान लीजिए भाई साहब ये आपका है, ये यहाँ पर आपका क्या है, स्कूल है, ये आपका घर है, ठीक है, होम मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से यहाँ एक रास्ता बनता है, नया रास्ता बनता है, और एक पुराना रास्ता ऐसे था, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब आप कौन सा रास्ता ज़्यादा लेना पसंद करेंगे? ये शॉर्टेस्ट रूट पसंद करेंगे ना। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है तो जैसे मैंने बताया था ना, ये अगर आपका 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये 3 है तो 4 है तो ये 5 होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप 4 किलोमीटर यहाँ चलते हैं, यहाँ 3 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ 5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा आपको कहाँ जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं, जब हर जगह तो पॉसिबल है नहीं कि ऐसे रास्ता बना दो अपने घर के सामने से, ठीक है, स्कूल तक चला जाए। लेकिन जब हम समुद्र में होते हैं या आसमान में होते हैं, तो जो नेविगेशन होता है उसमें, क्योंकि आसमान में तो ऐसा नहीं ना कि भाई इधर नहीं जा सकते, इधर गड्ढा है, इधर खाई है, इधर पहाड़ है, वो तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो समुद्रों में क्या होता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, अगर ऐसे आप चलते हैं तो आपको 4 + 3 7 किलोमीटर चलना पड़ता है, और ऐसे आपको कितना है, 5 ही किलोमीटर चलना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर की बचत है कि नहीं है, ठीक है। तो वही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए भी हम करते हैं, कहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें जानना चाहिए। हमें केवल बस ये हमने पढ़ लिया, एक कर्ण का जो स्क्वायर है, ये पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहा हूँ, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। यही इतना हम पढ़ लेते हैं बस, यानी कि c² बराबर a² + b²। इतनी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो आपकी बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतनी चीज़ें प्रमेय के रूप में बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ आपको इसमें बताया है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मेकिंग करता है। अगर ये अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आप आने वाली चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आपके दिमाग में हर जगह, जब आप चलते रहेंगे ना, कि कहीं पर जाते भी रहेंगे, तो आप वहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देखेंगे कि हाँ यार, यहाँ तो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक बार आपके दिमाग में बैठ गए तो वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कभी कभी आप भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भूलेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में मैं देने का प्रयास करूँगा कि एक भाई फायर फाइटर है, वो घर में घुसा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मैंने स्कूल लिखा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ मैन है, यहाँ पर लिख दिया हमने, और यहाँ पर एक फायर फाइटर की गाड़ी है, फायर फाइटर, देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। अब वो कर क्या रहा है भाई साहब, कि ये जो है वो आप देखिएगा तो वो क्या कर रहा है कि ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, इसका घर है, यहाँ पर इसका घर है, और ये कुछ दूरी पर है इससे, ठीक है। अब फायर फाइटर के पास जो सीढ़ियाँ हैं, वो कितनी लंबी सीढ़ी उसको लगेगी, तो उसको पता है कि भाई अगर मान लो ये 3 फीट लंबा है, ठीक है, इसका घर 3 फीट का है या 3 मीटर का, 3 जो भी है, ठीक है, 3 मीटर का है, 4 मीटर का अगर है, तो मुझे 5 मीटर की लंबी सीढ़ी लगेगी। अगर मान लीजिए ये 15 फीट का घर है इसका, ठीक है, कितना घर है, 15 फीट का घर है, यहाँ पर हमने मान लीजिए कि 5 फीट दूर है, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितनी लंबी सीढ़ी उसको लगेगी। यहाँ सीढ़ी से भी इसको नाप सकते हैं आप, यहाँ सीढ़ी कितनी बड़ी सीढ़ी वहाँ पे लगेगी। तो ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशन भी हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सवाल भी बनते हैं, सवाल लेंगे इस पर। आज तो ये खत्म हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, वहाँ से आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी इसका जो एक प्रॉपर जो प्रोसीजर के थ्रू जो हम एक इसका प्रूफ करेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको इसमें बना करके दूंगा। हालांकि मैंने बताया नहीं कि इसका प्रूफ बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, बट एक बेहतर प्रूफ कि हाँ ये कैसे
प्रूफ किया जा सकता है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है, उसका भी एक हम वीडियो बना के देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।